हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण धुरी। आज के इस केकेल वीडियो में वापस एक बार आपका स्वागत करता हूं, जहां पे हम रोज की तरह केकेएल लेवल्स देखेंगे जो कल के लिए होंगे, कल के मार्केट के लिए होंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को ट्रैक करते वक्त आपको इन लेवल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो लेवल्स पे जाने के पहले हम आज का मार्केट का हाल जान लेते हैं कि आज क्या था मार्केट। तो आज है डेट 18 नवंबर और आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लास्ट 2-4 दिन के मार्केट के सेशन की तरह आज भी निगेटिव बंद हुए, बट यस थोड़े से निगेटिव बंद हुए, बट आज मार्केट निगेटिव में बंद हुआ। तो कितने पॉइंट से निगेटिव होकर नीचे जाकर बंद हुए वो देख लेते। तो निफ्टी डाउन होकर बंद हुआ 78 पॉइंट और सेंसेक्स डाउन होकर बंद हुआ 241। लेकिन ये थोड़ा सा बोल सकते हैं ना, एक छोटा सा पॉजिटिव कहीं ना कहीं। तीनों इंडेक्स डाउन नहीं रहे, तो तीनों में से एक इंडेक्स पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी था वो इंडेक्स जो कि 184 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ। और इसी तरह से सेक्टर्स की भी बात करें तो आउट ऑफ 3 सेक्टर 2 सेक्टर पॉजिटिव थे। तो कौन से सेक्टर पॉजिटिव थे? निफ्टी मेटल जो कि लगभग 2% पॉजिटिव था, और निफ्टी एफएमसीजी जो भी 1% के आसपास पॉजिटिव था। निगेटिव में जो सेक्टर था मेजर वो आईटी सेक्टर था जो कि 2.25% डाउन था। अब हम देखेंगे कि हमने जो आपको गुरुवार को मंडे के मतलब आज के दिन के लिए जो लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस आज क्या रहा। तो पहले लेते हैं हम निफ्टी का। तो निफ्टी आज यहाँ पे शुरू होने के बाद उसने पहला जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, फिर सेकंड सपोर्ट के ऊपर जाकर थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश की, फिर वापस बाउंस बैक हुआ, नेक्स्ट सपोर्ट तक गया वो रेजिस्टेंस तक सॉरी, और फिर वापस आया नीचे, वापस ऊपर गया। फिर यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस दिया था गुरुवार को 23,564, बरोबर उसी को टच करके मार्केट आ गया नीचे, इतना नीचे कि वो ये जो सपोर्ट हमने दिया था सेकंड 23,396 वहां तक आया और अराउंड थोड़ा बढ़कर यहाँ पे क्लोज हुआ। कितने पे क्लोज हुआ? मोटा मोटा जो हमने थोड़ी देर पहले देखा निफ्टी जो क्लोजिंग का देखा हमने पॉइंट, तो निफ्टी 23,453 पे जाकर क्लोज हुआ। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने जो 14 नवंबर को लेवल्स दिए थे आज के दिन के लिए वो उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस दिया था 50,209 वो सपोर्ट था, क्योंकि ओपनिंग ऊपर हुई तो सपोर्ट के पास ओपन हुआ, साइडवेज रहा कुछ देर तक, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस 50,421 को वो ब्रेक नहीं कर पाया, आ गया नीचे और फिर साइडवेज होकर बंद हुआ। लेकिन एज कंपेयर टू 14 नवंबर आज 18 नवंबर में बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्लोजिंग आया, जो कि थोड़ी सी राहत की बात हम बोल सकते हैं। और आज का जो यूट्यूब लाइव था सुबह, उसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रोज की तरह ड्रॉ किए थे, काफ़ी लोग उसको वॉच कर रहे थे, और जब सपोर्ट को ब्रेक किया तब हमने रोज की तरह पुट ऑप्शन में ट्रेड किया, और वो पुट ऑप्शन लगभग 3 मिनट में हमारा टारगेट अचीव करवा दिया। हमने 200 में लिया था और 209 पे सेल करने के लिए रखा था। 1 लाख कैपिटल यूज किया था और 5,219 रुपीज़ हमने अर्न किए। और यूट्यूब लाइव आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो मोटा मोटा 9:20, 9:25, 9:30 के आसपास हम लाइव में आते हैं, और अगर हमने लाइव 9:15 को ही चालू कर दी है तो आपको जो लेवल्स दिखेंगे वो 9:15 को नहीं दिखेंगे। हम क्या करते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तब तक बने हुए नहीं रहते, क्योंकि मैं मार्केट ओपन होने के बाद ही वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता हूँ जो कि यूट्यूब लाइव के होते हैं, और मुझे 10-15 मिनट चाहिए होते हैं उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने में। तो मोटा मोटा 9:25, 9:30 तक आपको वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर मार्क किए हुए दिखेंगे, और उसके बाद फिर आप उन मार्क करने के बाद फिर आप यूट्यूब लाइव को कंटिन्यूसली देख सकते हो। अगर दोनों लाइन बहुत एक दूसरे के करीब होंगी, इसका मतलब हमने वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ नहीं है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन प्रॉपर ड्रॉ है तो फिर आप समझ सकते हो कि वो प्रॉपर मार्क किए हुए। मैं आपके लिए एक चीज़ करने जा रहा हूँ कल से, कि इनकेस अगर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं तो वैसा मैसेज आपको वहाँ पे डिस्प्ले दिखाई देगा, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। और अगर नहीं किया हुआ है तो हम वहाँ पे लिखेंगे कि अब तक हमने मार्क नहीं किया, ऐसा मैसेज मैं डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है,
तो अब यूट्यूब लाइव का हमने परफॉर्मेंस तो आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए मतलब 19 नवंबर के लिए कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होंगे जो कि आपको ट्रैक करने हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो पहले लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में रेजिस्टेंट फर्स्ट है 23,483, सेकेंड रेजिस्टेंट है 23,634 एंड देन थर्ड रेजिस्टेंट है 23,824 का। ठीक है, अब सपोर्ट की जहां तक बात करें तो 23,343 ये इसका पहला सपोर्ट है, देन 23,210 सेकेंड सपोर्ट है एंड देन थर्ड 23,086 थर्ड सपोर्ट है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। और लगातार मार्केट डाउन होने की वजह से कुछ लोगों को यहाँ पे डर महसूस हो रहा होगा जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की या जिन्होंने बाइंग की और अभी तक वो होल्ड किए हुए हैं स्टॉक को, इंडेक्स फ्यूचर को या ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस वालों के लिए तो मुझे यही कहना है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंट के हिसाब से या आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से उसमें बने रहिए। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा दिन तक ऑप्शंस में आप कंटिन्यू मत कीजिए आपकी पोजीशन, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, एंटायर कैपिटल आपका वाइप आउट हो सकता है। फ्यूचर और स्टॉक में जिनका पोजीशन है, फ्यूचर के लिए खास करके मैं बताना चाहूँगा कि M2M में बहुत बड़ा पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। तो फ्यूचर में भी जो लोग पोजीशन बनाते हैं उनको चाहिए कि वो स्टॉप लॉस में निकल जाए। जहाँ तक बात है स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में अगर आपकी कैपिटल का 50 या 25% तक का अमाउंट का पोजीशन बनाते हो तो आपको होल्ड करना मैं समझूंगा अगर वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है तो। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए कोई पोजीशन बनाई होगी तो अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो आपको उसको शॉर्ट टर्म में ही उसको कट करना है स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज कितने दिन में वो स्टॉक वापस ऊपर उस प्राइस पे आएगा जिस प्राइस में आपने खरीदा है कोई नहीं बता सकता। काफी लोग गलत स्टॉक को या भले सही स्टॉक भी हो गलत प्राइस पे लेकर काफी सालों तक वेट करते रहते हैं और उनका प्राइस आता नहीं और वो इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाता है। बजाय कि उसके अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किया है तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे 2 पार 7 रुपए 10 रुपए जो भी है तो आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा। फिर आप उस कैपिटल का इस्तेमाल किसी और फंडामेंटल या टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कंपनी में करके उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर जाते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए कौन से होंगे? तो पहला हम लेते हैं रेजिस्टेंट 50,906 पहला, 51,194 सेकंड रेजिस्टेंट है एंड 51,490 थर्ड रेजिस्टेंट है। सपोर्ट 50,439 पे पहला है, 49,986 पे सेकंड है और थर्ड 49,687 पे आपको सपोर्ट मिलेगा थर्ड वाला, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं, थर्ड रेजिस्टेंट एंड थर्ड सपोर्ट। अब हम आज के केकेएल वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद हम किसी कंपनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो लर्निंग वाला टॉपिक हो उसका अगर सेपरेट हम लोग वीडियो बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बजाय कि लर्निंग के किसी टॉपिक के हम क्या करेंगे, एक कंपनी को आपको स्टडी पर्पस के लिए देंगे जैसे हम पहले करते थे, लेकिन हम 3 कंपनीज 5 कंपनीज नहीं लेंगे, हम किसी एक कंपनी के बारे में जानेंगे। उस कंपनी और उस कंपनी के सेक्टर के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपका उस सेक्टर को लेकर और उस कंपनी को लेकर कुछ नॉलेज आपका बढ़े। तो आज के केकेएल वीडियो में हमने जो कंपनी या कोई सेक्टर हमने लिया है, तो हम पहले सेक्टर की बात करते हैं। तो सेक्टर लिया है हमने ऑटो सेक्टर, और उस ऑटो सेक्टर में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इन दोनों के रिलेटेड कंपनी में से कोई एक कंपनी हम होगी जिसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम पहले ऑटो सेक्टर के बारे में जानते हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हो रही है और आगे क्या पिक्चर शायद हो सकता है आगे का। तो ग्रोइंग है अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया का। देयर आर वेरियस फैक्टर जिसमें हम पहला फैक्टर देखेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी। कई सारे हमारे इंडियन और बाहर की कंपनियों ने हमारे इंडिया में कई सारे बड़े बड़े प्लांट्स लगाए और जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो एज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया, हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो हमारे बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, या शायद एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारे शायद इक्वलेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड
वन ऑफ हमारी कंट्री है जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। देन हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, नॉट ओनली एंटायर व्हीकल बट ऑल्सो जो व्हीकल्स के लिए पार्ट्स लगते हैं ना, ऑटोमोबाइल में सेक्टर में पार्ट्स की कंपनी जो होती है, तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। अगर मैं सिर्फ पार्ट्स की बात करूं तो वो लगभग हमारे जीडीपी के 6% कंट्रीब्यूट होता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एंटायर इंडिया के जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल के पार्ट्स सेक्टर ने लिया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है हमारा जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, आने वाले 4 या 5 सालों में काफ़ी पोटेंशियल रखता है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छा है, बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, लोगों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। अगर मैं लास्ट ईयर टोटल सेल की बात करूं और इस साल के टोटल सेल की बात करूं तो वो 49% इंक्रीज होकर बढ़ा हुआ है। तो धीरे धीरे अभी कॉन्फिडेंस आते जा रहा है, चार्जिंग स्टेशंस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी राहत दे रहा है टैक्सेशन को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर, तो ईवी मार्केट बढ़ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, जो कि 6% ऑल ओवर इंडियन जीडीपी के इसमें कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ाना, ये गवर्नमेंट का पहला प्रायोरिटी है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ना सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर बट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा डाला है गवर्नमेंट ने। आप अगर कहीं पे भी किधर भी अगर विजिट करेंगे तो अगर आप देखोगे तो रोड के काम, ब्रिजेस के काम और कई सारे चीज़ों के काम बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, मेट्रो वगैरह वगैरह। तो इट इज़ गुड टू देम जो अपना ओन व्हीकल खरीदना चाहते हैं। और बाकी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में तो यस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, कई सारे सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, तो कमर्शियल व्हीकल में भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है साल दर साल। अब हम बात करते हैं कि ग्रोइंग मिडिल क्लास जो हमारा इंडियन बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है लोगों के हाथ में, तो यस, एक व्हीकल तो बनती है हर एक छोटी सी फैमिली के लिए, तो उस हिसाब से भी डिमांड काफ़ी अच्छा आगे के सालों में आने का चांसेस है। कनेक्टेड कार जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये यूरोप और यूएस कंट्री में ऑलरेडी लागू हो गया है। कनेक्टेड कार मतलब हर चीज़ में, जैसे हम एज अ मोबाइल या अगर हम लैपटॉप बोले तो वो पूरा इंटरनेट में सब कुछ कनेक्टेड रहता है। अगर हम चाहें तो किसी गूगल ड्राइव या गूगल ड्राइव के इक्विवेलेंट किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो मैं काम ऑफिस में बैठ कर रहा हूँ, वो ही सारे के सारे फाइल्स मुझे उस लैपटॉप को, उस डेस्कटॉप को कैरी किए बिना मैं घर में जाकर, घर में जो दूसरा लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा उसमें सेम फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। उसी तरह से कार में जितने भी फंक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी है, तो वो अभी कनेक्टेड हो रही है, मतलब वो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगी। कार में कितना पेट्रोल का लेवल है, कार में कुछ अगर किसी पार्ट्स में कुछ खराबी आएगी या कार का सर्विस, ये वो बहुत कनेक्टेड कार जिसको बोलते हैं। अभी जो टू व्हीलर्स भी आने लगी है कनेक्टेड, जिसमें ऐप हमारे मोबाइल पे रहता है और हमें टू व्हीलर का कितना किलोमीटर हुआ है, वो अभी कहाँ पे है, ये वो, तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टेड कार। तो ये भी काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ अभी इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार में आ रही है। और कई सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से भी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ADAS सिस्टम आ गया और कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं कार के। कल ही मैंने एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिपोर्ट में देखा, उसमें एक छोटा सा वीडियो था कि वो आदमी कार से उतर रहा है, कार को न्यूट्रल किया उसने और वो स्लोप था, कार के पीछे जाकर खड़ा हो गया सिर्फ, और कार ऑटोमेटिक बंद हो गई मतलब स्टॉप हो गई। तो इस तरह के नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं कार में, जो कि हमारे सेफ्टी को लेकर काफ़ी अच्छा है। और इस तरह से हमारी इंडियन कार इंडस्ट्री, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है। और वन ऑफ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी कंपनीज है उसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी जिसको मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। हर कोई जानता है, हर कोई, खास करके कमर्शियल व्हीकल में इसका काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है टाटा मोटर के साथ साथ। तो अशोक लेलैंड एक वन ऑफ बिगेस्ट नेम है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जिसको मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ।
और इसका जो आगे ग्रोथ होने का जो भी चांसेस है उसको सिर्फ मैं इंडस्ट्री ग्रो होने की वजह से नहीं कर रहा हूँ, तो इसके भी अपने कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने आपके लिए लाए हैं गैदर करके। तो वो पॉइंट्स कौन से हैं जिसको हम अशोक लीलैंड को आपको रिकमेंड करने जा रहे हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो वो पॉइंट्स है, सबसे पहला इसका जो कैश फ्लो है वो लगातार लास्ट 1 या 2 साल से काफी अच्छे परसेंटेज से ग्रो हो रहा है। तो लास्ट ईयर से इस ईयर का जो कैश फ्लो है वो 95% कैश फ्लो बढ़ा है। कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में आगे के कामों के लिए, आगे के बिजनेस के लिए कितना कैश अवेलेबल हो रहा है, उसके सेलिंग या जो बोलते हैं ना रेवेन्यू में से या टोटल रेवेन्यू में से कितना कैश फ्लो। तो 95% उनका कैश फ्लो उनका बढ़ा हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 65,000 करोड़ का है। देन पीई रेशियो इसका 24% है। बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में से जो कंपनीज हैं उनकी बात करूं तो कई सारी कंपनीज का पीई अभी के रेट के हिसाब से बढ़े हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो एज कंपेयर टू अगर हम देखें तो जो पीई रेशियो इसका है वो 24 है। तो मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक एप्पल है, बाकी सेम एप्पल दूसरे हैं जिनका 80 रुपया भाव चल रहा है और इस एप्पल का भाव 24 रुपये, लाइक दैट। तो सेम सेक्टर, सेम कैपेसिटी, सेम सब कुछ, लेकिन किसी का पीई अगर हाई है और किसी का पीई अगर लो है तो लो पीई वाला हम रिकमेंड करेंगे आपको उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट जस्ट बिकॉज ऑफ लो पीई नो इज द वन ऑफ फैक्टर कि अगर एज कंपेयर टू पीई हम देखें तो लोवेस्ट पीई का हम रिकमेंड करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये लो पीई भले है लेकिन सेक्टर पीई से ज्यादा है। सेक्टर पीई कितना है तो 15.65%। सो 15.65% से ज्यादा का है, तो ये इंडस्ट्री पीई से कम नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर जिसको करके हम आपको स्टडी पर्पस के लिए इसको रिकमेंड करें। देन लास्ट ईयर का जो इनकम था, एक बोलते हैं ना ईयर ऑन ईयर रिजल्ट, तो लास्ट ईयर के इनकम से इस ईयर का इनकम 100% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। दिस इज ऑल्सो अ गुड फैक्टर। देन हम अगर देखेंगे तो ईपीएस लास्ट 5 सालों से कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और अगर हम इनकम की बात करें, नेट इनकम की बात करें, तो आप चाहो तो किसी भी वेबसाइट में जाकर देख सकते हो कि लास्ट 5 सालों से इसका जो नेट इनकम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 15 से 20% पर ईयर इसका बढ़ रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी कंपनी के आने वाले कुछ सालों में बढ़ने को लेकर। जो फैक्टर चाहिए रहता है वो ऑलमोस्ट 80-90% अशोक लीलैंड में है। तो मैं इस कंपनी को आपको रिकमेंड करूंगा, आप स्टडी कीजिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस अशोक लीलैंड को पहली पसंद कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के इस केकेएल वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमने जो आज आपको लेवल्स दिखाए, आज के यूट्यूब लाइव का परफॉर्मेंस दिखाया, 14 तारीख को हमने जो लेवल्स दिए थे आज के दिन के लिए उसका जो परफॉर्मेंस दिखाया, अशोक लीलैंड के बारे में हमने इन डिटेल बात की और ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में हमने इन डिटेल बात की, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई होगी और आपके लर्निंग में कुछ ऐड हमने किया होगा। थैंक यू सो मच। हम अभी मिलेंगे कल के केकेएल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।